हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, हम लोग विजन का पीटी 365 कवर कर रहे थे। उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे थे। हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्शंस। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। इलेक्शंस लॉज अमेंडमेंट बिल, ये चर्चा में था। करते हैं इसकी बात। अभी इसको पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये किन एक्ट को अमेंड करेगा? तो ये अमेंड करेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो 50 है ये वोटर से डील करता है, जो 50 है ये वोटर से डील करता है, और ये जो है एमपी एमएलए से डील करता है। जो चुन के आते हैं उनसे डीलिंग कौन करता है? 51। जो चुनते हैं उनसे डीलिंग कौन करता है? 50। क्या बात बताता है 50? बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पहली बात की क्वालिफिकेशन ऑफ अ वोटर इन इलेक्शंस, ये एक बात। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, ये कौन बताएगा? 50। उसके अलावा सीट्स, अलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सब कौन बताएगा? 1950 वाला एक्ट। अगर 51 की बात करें तो ये कंडक्ट करता है इलेक्शंस इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी कौन देगा? 51। किसी को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करना है तो 51। उसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, इलेक्शन कमीशन को कुछ डायरेक्शन देना है, तो वो 1951 का एक्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस है। आगे मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करे गए हैं, यहाँ पे वो बातें लिखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार ही पढ़ लेते हैं। आधार कार्ड को लिंक करने का एक प्रोविज़न लाया गया है। पहले आधार कार्ड जैसा कोई सिस्टम था नहीं, अब इसमें आधार कार्ड को लाया गया है कि आधार कार्ड से अपना नाम लिंक कराइए अपने वोटर आईडी कार्ड से, ताकि कोई फेक काम ना हो पाए, एक बात। दूसरी बात, ये एकदम मैंडेटरी नहीं है, किसी के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको वोटिंग से रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, पहले क्या था कि 18 साल के आप हो गए तो 1 जनवरी का इंतज़ार कीजिए। मान लीजिए आप 2 जनवरी को 18 साल के हुए, ठीक है, तो आप अगले 1 साल तक वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी तो निकल गया, उसी दिन रजिस्ट्रेशन होता था नए वोटर्स का। तो अब क्या हुआ गया कि 4 बारी कर दिया, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अब साल भर में 4 बारी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज ए वोटर। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इसमें वाइफ की जगह पे स्पाउस का एक टर्म लाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, ताकि जो थर्ड जेंडर वाले जो लोग हैं उनको समस्या ना हो। एक और प्रोविज़न क्या किया गया है, देखो इससे पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर सकती थी कि भाई वोटिंग हुई है तो हमको स्टोर करना है बैलेट बॉक्स। ठीक है, बैलेट बॉक्स को स्टोर करना होता है कहीं पे, तो उसके लिए डिमांड कर सकती थी, सिर्फ बैलेट बॉक्स के लिए। अब क्या क्या चीज़ें प्रोविज़न किया गया है? अब प्रोविज़न ये किया गया है कि ना सिर्फ बैलेट बॉक्स, या बैलेट बॉक्स तो अब बचा नहीं, ये जो है ईवीएम मशीन बची हुई हैं। ठीक है, तो ईवीएम मशीन्स को, साथ ही साथ पोल रिलेटेड मटेरियल, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी अकोमोडेशन की व्यवस्था, ये सब की डिमांड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए फंडिंग भी ले सकती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये भी हमारे यहाँ सिस्टम में है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं। किसी भी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड किसी अदर बेसिस पे। साथ ही साथ आर्टिकल 3 to 4 से 3 to 9 ये इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट है 15। पार्ट 15 का आर्टिकल 324 से 329 के बीच में सारी बातें इलेक्शन से रिलेटेड की गई हैं। अभी SC ST को कितनी सीटें दी गई हैं? SC को 84 सीट्स, ST को कितनी सीट दी गई हैं? 47 सीटें दी गई हैं। साथ ही साथ एक डिलिमिटेशन कमीशन की भी बात करी गई है, वो आपको पता होना चाहिए। 2026 तक उनका पूरा जो भी अब तक डिलिमिटेशन, जो लेटेस्ट डिलिमिटेशन का पीरियड है वो 2026 है।
साथ ही साथ किस मेथड से अपने यहाँ इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP से होता है और लोकसभा इलेक्शंस में। उसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है राज्यसभा में। राष्ट्रपति का भी चुनाव इसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। ये सारी बातें हैं, आपने पढ़ा होगा ये सब सारी चीज़ें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या चीज़ होती है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे न्यूज़ दी गई है, रिलेटेड न्यूज़। एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो अभी जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें कितना कर दिया गया है, देखो पहले जो बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे उनके लिए 70 लाख था, इसको 95 लाख के आसपास बढ़ा दिया गया है। जो छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उनको 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया है। क्यों किया गया है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके रीजन्स। दूसरा जो है कास्ट, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, इसके चलते जो है ये चीज़ें बढ़ाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप मारिए, आगे बढ़िए। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी पंजाब असेंबली से रिलेटेड। वहाँ पर इलेक्शन जो चल रहा था उसको पोस्टपोन किया गया था। रीज़न क्या था, गुरु रविदास जयंती हो रही थी, इसके चलते थोड़ा सा वहाँ पे वायलेंस भी क्रिएट हो गया था, इसके चलते जो है पोस्टपोन किया गया था। अभी क्या किया गया है कि उसको फिर से इलेक्शन स्टार्ट किया गया है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि किस सेक्शन के तहत या किस एक्ट के तहत इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को ये पावर होता है कि वो इस तरीके का पोस्टपोन कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। तो वही बात सेम, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यही पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सीन आता है, ऐसा केस आता है जहाँ पर उनको लगता है कि पोस्टपोन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ कितना पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उतना ही कर सकते हैं जितना वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट का लास्ट डेट है, स्टेट असेंबली या लोकसभा का लास्ट डेट है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। जो नॉर्मल डिसोल्यूशन था उसके उसके पार नहीं जा सकते हैं कि हाँ पता लगे कि 10 तारीख की डेट थी, उसके बाद नई गवर्नमेंट आनी चाहिए थी और पता चला कि 15 तारीख के बाद चुनाव कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 10 से पहले पहले ही कराना है। हाँ, अगर ये बात करें कि पार्लियामेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है इसको बढ़ाया जा सकता है किस कंडीशन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए भी दो कंडीशन है, पहला वॉर हो, वॉर हो तभी बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा आर्म रेबल हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। तो दो ही कंडीशन है, यहाँ पे लिखा नहीं है। पहला कंडीशन है कि अगर कोई बाहर से आक्रमण कर दे तो आप पार्लियामेंट का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि अगर देश के अंदर ही आर्म रेबेलियन हो जाए तो आप बढ़ा सकते हैं टाइम। तो दो ही तरीके से बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट का टाइम। चलिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट है दल बदल कानून। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10 शेड्यूल पता ही होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 10 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हुआ क्या है, देखो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक वेस्ट बंगाल के जो असेंबली स्पीकर हैं उनको एक डेडलाइन दिया है कि भैया आपके यहाँ कुछ डिफेक्शन के मामले चल रहे हैं, उस पर जल्दी से जल्दी ऑर्डर जो है पास कीजिए। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो हमने कर ली 52nd एंड 10th शेड्यूल। डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? पहला बेसिस है कि अगर आप खुद से अपनी जो है पार्टी छोड़ दें, अगर आप खुद से अपनी पार्टी छोड़ देते हैं जहाँ से आपने चुनाव जीता था और MP बन के आए थे और दूसरी पार्टी में चले गए आप, ठीक है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड बनता है। दूसरा ग्राउंड क्या बनता है कि पार्टी के विप के खिलाफ आप वोटिंग कर दीजिए। पार्टी ने निर्देश कुछ और दिए थे और आपने वोटिंग किसी और मुद्दे पे कर दिया, पार्टी के खिलाफ कर दिया, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। साथ ही साथ आप लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं पार्लियामेंट में, तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एक और ग्राउंड क्या है, अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, सपोज करो सचिन तेंदुलकर, अगर वो नॉमिनेटेड हैं और नॉमिनेशन के बाद जब वो MP बन जाते हैं तो उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। किन ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा? तो पहला ग्राउंड है कि देखो अगर पार्टी टूट जाती है और 2/3
मेंबर्स जो होते हैं, 2/3 मेंबर जो होते हैं किसी और पार्टी में जाके मूव कर जाएं, तो उसमें जो 2/3 मेंबर गए हैं दूसरी पार्टी में, वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन जाए या उपसभापति बन जाए तो वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। ये कंडीशन है। अच्छा, एक बात और, ये पहले जो 2/3 है, 2/3 था, इस ये पहले 1/3 था। ठीक है, कि 1/3 मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी में मूव कर जाए तो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये पहले था, लेकिन इसको बाद में चेंज किया गया 2003 में, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। क्या किया गया, इसको कि चेंज करके कर दिया गया कि 2/3 मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी में मूव करते हैं तभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वरना 1/3 तो ऐसे भी बहुत सारा मोटिव होता है, कई बारी सत्ता, कभी कभी पावर, कभी कभी पैसे, ये सब के कारण से 1/3 तो ऐसे ही मूव कर जाते हैं किसी और पार्टी में। तो इसको रोकने के लिए जो है कानून बनाया गया 2003 में कि कम से कम 2/3 मेंबर्स ही मूव करेंगे, तभी जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा? डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा कि कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे कि हमने ऊपर देखा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने कहा कि डिप जो आपके स्पीकर हैं उनको कहा कि आप डिसाइड कीजिए जल्दी से जल्दी कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस जो है जितना जल्दी हो सके वो सॉल्व हो जाए। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, स्टेट असेंबली के हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा और कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। साथ ही साथ रूल मेकिंग की पावर जो होती है, रूल मेकिंग का पावर वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, जिससे ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया था उसको बहुत इफेक्टिवली लागू किया जा सके, इसके लिए जो भी कानून बनाने हैं उसका पूरा पार जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। एक चीज़ और कि ये बताइए कि क्या ये जो डिसीजन लिए जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, क्या ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आएंगे? जो ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, या ये कह लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, तो क्या ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आएंगे? 1992 तक कहानी ऐसी थी कि ये सारी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आती थी। कि हो तो होलॉन का एक केस आया हुआ था 1992 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो अभी तक जो हुआ वो हुआ, 1992 तक जो हुआ वो हुआ, कि कोई भी मैटर आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए किसी को मन चाहे तरीके से, तो वो तो नहीं आता था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आता था। लेकिन अब से 1992 के बाद से अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, MP या MLA को अगर आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा। तो 92 के बाद ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आ गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही ऐसे मामलों की देख कर सकते हैं। ऐसे मामलों की अपील करनी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही जाना होगा, लोअर कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते हैं। एक सवाल और उठता है कि क्या कोई टाइम पीरियड है से डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड? तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पूरा पावर है कि वो कब और किसे डिस्क्वालीफाई करें। ठीक है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछ सकता है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड मुद्दों पर आपने अपना क्या डिसीजन लिया, जैसा कि अपने वाले इस न्यूज़ में हुआ है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी मामला निपटाइए, जो आपके यहाँ जो है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वो एक चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकती है, लेकिन कोई टाइम पीरियड या कोई टाइम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत सारे पैसे, तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स अभी हाल फिलहाल में SBI के द्वारा इशू किए गए। करते हैं चर्चा इस पे भी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरेस्ट फ्री फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एनोनिमस है, जानते नहीं है कि किसने दिया और किसको दिया। ठीक है, एक P नोट है, एक प्रोमिसरी नोट्स है। P नोट्स की खास विशेषता यही होती है कि एनोनिमस होता है। इकॉनमी में आपने P नोट्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। जिनको भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, जिनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, वो P नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं भारत में। P नोट्स के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई, ADR की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि जो BJP है या कांग्रेस है ये, या जो है तृणमूल कांग्रेस है, ये सब लोग टोटल मिला के
अपना जितना भी फंडिंग है उसका 62% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पा रहे हैं। तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए आए हैं इस बॉन्ड के थ्रू। खैर ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। ठीक है, बात करते हैं कि कौन परचेज कर सकता है ये बॉन्ड्स। तो परचेजिंग पावर किसके पास है? तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसी बॉडी जो भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, वो खरीद सकती है इन बॉन्ड को। ठीक है, हाँ वो नहीं खरीद सकते हैं जो भारत के सिटीजन नहीं है। कोई कंपनी खरीद सकती है, कोई सिटीजन खरीद सकता है, लेकिन कोई भारत का विदेशी नागरिक वो नहीं खरीद सकता है। क्यों? कि विदेशी नागरिक अगर खरीदेगा और किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगा तो इंडियन इलेक्शन में वो जो है दखलंदाजी कर सकता है। वो चीज़ मना ही है, इसलिए उनको परमिशन नहीं दिया गया है। डिनोमिनेशंस की बात करें तो 1,000 से लेके 10 मिलियन तक है। ज़रूरत नहीं है इसको जानने की। सबसे लोवेस्ट कितना है? 1,000 रुपये का है। ओके, कब खरीद सकते हैं? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं भूल जाइए इसको। लाइफ स्पैन की बात करें, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन की बात करें, जिस दिन इशू होगा ये बॉन्ड, उसके इशू होने से 15 दिन के अंदर ही अंदर आप इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना होगा, उसके अकाउंट में जमा करना होगा। एक डेजिग्नेटेड अकाउंट है, उसी अकाउंट में ही जमा होगा, किसी और किसी जगह पर नहीं दे सकते हैं आप इस बॉन्ड को। उसी से ही ये बॉन्ड भुनाया जा सकेगा। अगर आप किसी और अकाउंट में देते हैं तो ये बॉन्ड भुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 15 दिन का जो पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार ये 30 दिन या 5 दिन भी दे सकते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए ये चुनावी बॉन्ड्स या इलेक्शन बॉन्ड्स को लेने के? तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि लोकसभा या विधानसभा में पिछले चुनाव में, जो पिछला चुनाव है उसमें कम से कम 1% वोट, 1% वोट्स जो है उनको मिले हों, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो। तो ये कहानी है, 1% की वोटिंग होनी चाहिए पिछले चुनाव में, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तभी वो इस प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या उनको ये मिलेगा। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? किस यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था? कंफ्यूज करने के लिए 18-19 दे देंगे या 16-17 दे देंगे या 17-18 दे देंगे। ठीक है, तो 17-18 में, यूनियन बजट 17-18 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोई लिमिट है इंडिविजुअल्स पे या कंपनी पे कि कितना बॉन्ड खरीद सकते हैं? तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितना खरीदें, जितना मर्जी हो उतना खरीदें। ठीक है, लेकिन हाँ 15 दिन का पीरियड हमेशा याद रखना है। ठीक है, और एक बात और, अगर ये 15 दिन के पीरियड में अगर वो जमा नहीं हो पाता है या चेक भुन नहीं पाता है या इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी तरीके से फंस जाता है, ठीक है, तो उस बॉन्ड का क्या होगा? 15 दिन बाद क्या होगा? तो 15 दिन बाद वो पैसे चले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो पैसे चले जाएंगे। ठीक है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टीज उस फंड का यूज़ नहीं कर सकती हैं जो बॉन्ड रिलीज़ हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। ईवीएम से रिलेटेड कुछ चर्चा थी, कर लेते हैं बात इसकी भी। हुआ क्या था कि बहुत बवाल कट रहा था ईवीएम को लेके। उसके अलावा जो वीवीपैट था, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स, तो इस पे लेके बहुत ज़्यादा बवाल कट रहा था। पता चल रहा था कि शायद इसको हैक भी किया गया है, ऐसा कुछ चल रहा था। खैर, इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या बातें करी गई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्या है? ईवीएम। ईवीएम के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि कब इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। तो एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। 2 यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक वैलेटिंग यूनिट होता है। इसको साथ में एक केबल के द्वारा जोड़ा जाता है और इसको ऑपरेट किया जाता है। कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है इसको यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ ये एक बैटरी पे काम करता है, ना कि किसी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। तो बैटरी पे चलता है, ना किसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ पर सबसे पहली बारी यूज़ किया गया था। तो सबसे पहली बारी यूज़ किया गया था पारूर, पारूर केरला में है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहली बारी यूज़ किया गया था 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ईवीएम को यूज़ करने का पावर कहाँ से मिलता है, किस एक्ट के तहत मिलता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत मिलता है। इसका सेक्शन 61A, सेक्शन 61A के तहत 1988 में प्रोविज़न किया गया कि ईवीएम को यूज़ कर सकती है इलेक्शन कमीशन, किसके लिए, चुनाव करवाने के लिए, ठीक है। एक ईवीएम कितना रिकॉर्ड कर सकती है मैक्सिमम वोट्स को, बताइए। एक ईवीएम मैक्सिमम 2000 वोट्स को रिकॉर्ड कर सकती है, मैक्सिमम 2000 वोट्स को रिकॉर्ड कर सकती है। कितने कैंडिडेट एक ईवीएम में इंटर कर सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स, 64 कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा, नोटा का भी प्रोविज़न होता है, ठीक है, ऊपर में से किसी को नहीं चुनेंगे, ठीक है, तो नोटा का भी प्रोविज़न होता है। तो इसको लेके 64 कैंडिडेट को टोटली इंटर किया जा सकता है एक ईवीएम में। वीवीपैट क्या चीज़ है, एक इंडिपेंडेंट मशीन है जो हेल्प करती है वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए, वोट कि आपने किसको वोट दिया। तो उसके बाद एक पर्ची निकलती है 5 सेकंड के लिए, वो आपको मिलती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उसमें आपको 5 सेकंड के लिए दिखती है कि आपने जो प्रेस किया उसमें किसको आपका वोट गया, और उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो 5 सेकंड के लिए ये दिखती है, ये वीवीपैट का काम है मेनली, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, सीरियल नंबर दिखाई देता है जिसको आपने वोट दिया, नाम दिखाई देता है कैंडिडेट का, सिंबल दिखाई देता है कैंडिडेट का, ठीक है। सील पैक बॉक्स होता है, इसको आप छू नहीं सकते हैं। तो ये वीवीपैट के बारे में कहानी थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ें चर्चा में थी। अभी नई गाइडलाइंस इशू की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो चर्चा करते हैं क्या चीज़ें करी गई हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल 324 की बात कर लेते हैं, 324 की बात कर लेते हैं। यही जो आर्टिकल है ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि भैया आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, साथ ही साथ एक अथॉरिटी बना सकते हैं जो इन सब चीज़ों की निगरानी करे। तो जो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं या स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, उन सब में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके लिए जो भी कानून बनाने का पावर होता है वो आर्टिकल 324 से ही सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन लेता है। साथ ही साथ सबसे पहली बारी इंट्रोड्यूस किया गया था एमसीसी को केरला इलेक्शन में 1960 में। साथ ही साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहली बारी इशू किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो पार्लियामेंट में 1971 में किया गया था, 1971 में सबसे पहली बारी किया गया था। पहली बात ये है कि ये जो एमसीसी है ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाई लॉ, कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, ठीक है। कुछ प्रोविजंस हैं जो इन्फोर्स किए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग एक्ट से या अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट से। तो सबसे पहले बात है कि इंडियन पेनल कोड 1860 1860 के जो इंडियन पेनल कोड है उससे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से, उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से इसके कुछ प्रोविजंस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टार प्रचारक के बारे में है। स्टार प्रचारक के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि स्टार प्रचारक को किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में रोक लगा दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टार प्रचारक नियुक्त नहीं किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, स्टार प्रचारक एक प्रसिद्ध हस्ती होता है, उसको जो है आप रोक नहीं सकते हैं। स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है, किसे नहीं बनाया जा सकता है, इसको नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। देयर इज़ नो लॉ गवर्निंग हु कैन या कैन नॉट बी मेड अ स्टार कैंपेनर। तो ये ऐसा कोई कानून नहीं है। 40 मेंबर्स हो सकते हैं स्टार कैंपेनर के तौर पे। स्टार कैंपेनर के तौर पे कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 40 मेंबर्स स्टार कैंपेनर के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अनरिकॉग्नाइज पार्टी है तो उसमें 20 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी जब कोविड हुआ तो स्टार प्रचारक की संख्या 30 कर दी गई, और जो अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टीज थी उनके जो लोगों की संख्या कर दी गई स्टार प्रचारक की वो कर दी गई 15।
क्या काम करते हैं स्टार कैंपेनर? स्टार कैंपेनर कम्युनिकेट करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से और इलेक्शन कमीशन से विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शंस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका काम क्या है, डील करना इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीलिमिटेशन कमीशन की। परिसीमन आयोग की बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनको फिर से तैयार करने के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसका गठन किया गया है। क्या करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री फिक्स करते हैं ये डीलिमिटेशन कमीशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत इनकी प्रोविजंस की गई हैं। एक हाई पावर कमेटी होती है, इनकी जो बातें होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और जो भी ऑर्डर ये डीलिमिटेशन कमीशन देती है वो कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट के सामने इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। कंपोजिशन की अगर बात करें तो सर्विंग या रिटायर्ड जज होते हैं इसके चेयरपर्सन। इलेक्शन कमीशन होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके मेंबर हो सकते हैं। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कंसर्न स्टेट होगी उसके स्टेट कमिश्नर जो होंगे इसके मेंबर के तौर पे होंगे। ठीक है, अब तक 4 बारी बनाई गई है, 52, 63, 73 और 2002 में। ठीक है, आर्टिकल 82 कहता है पार्लियामेंट को पावर देता है कि एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाइए, उसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन का मेन काम क्या है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करना। तो आर्टिकल 170 कहता है स्टेट डिवाइड होंगी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो आर्टिकल 170 यही बात करता है। इस बात को फुलफिल करने के लिए हम डिलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं। तो आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में बनाने की बात है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगी। चलिए आगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक थोड़ा बहुत चर्चा में था। वो जो नया जो ट्रायंगुलर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनानी है ना, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। खैर ये अभी डिलिमिटेशन कमीशन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन क्यों ये डिलिमिटेशन कमीशन वाले टॉपिक में डाला गया है? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ी है तो फिर से डिलिमिट करने की ज़रूरत है बहुत सारे स्पेसिफिक एरियाज़ को देश के। तो इसके चलते डिलिमिटेशन कमीशन उस पर भी सोचेगी। बहुत सारे ऐसे जैसे यूपी है, बिहार है, बहुत सारे जगह पर पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से अब डिलिमिटेशन की मांग चल रही है। पॉपुलेशन बढ़ गया है तो आप एमपी एमएलए को बढ़ाइए या कहीं पर घटाइए। तो ये सारी चीज़ करने के लिए जो है अब सेंट्रल विस्टा में क्या है कि जो है नया सीट्स बनाया जाएगा एमपी एमएलए के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से जुड़ा नहीं हुआ है। एक है अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र या फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात चल रही है। फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट सिक्किम में ऑलरेडी किया गया था। सिक्किम में जो है लामा जो संघ है, लामा संघ के लिए ऑलरेडी जो है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। ये टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहाँ पर ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स के लिए फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो ये जो है इससे पहले जम्मू में भी लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले सिक्किम में जो है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट लाया गया था लामा संघ के लिए। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 371 का पार्ट 1 सब क्लॉज एफ, इसके तहत जो है ये फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वो है वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल। ठीक है, एक देश और एक विधायी मंच, समथिंग लाइक। तो ऑल इंडिया जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें कहा गया कि एक ऐसा कुछ लेके आइए, इंपॉर्टेंट है, नहीं भूल जाइए। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये कब बनी थी? ये तो आज़ादी के पहले बनी थी 1921 में, 1921 के आसपास बनी थी। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि 2022 चल रहा है, 100 साल के आसपास पूरे हो गए हैं इसके, इसलिए भी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग
इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से जुड़ा हुआ फैक्ट है कि वुमेन राइट से रिलेटेड राइट टू वोट का जो कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में 1925 में आ गया था, और ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया था। तो ये इसलिए ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बॉडी है, जो पिछले 1 साल से चर्चा में है, क्योंकि इसका 100 साल पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल से रिलेटेड, तो इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच।